अध्याय 12 सफलता की 3 कहानियाँ। एप्पल कंपनी के संस्थापक, सीईओ और चेयरमैन स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी, उसी के मुताबिक चले और दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसका लोग केवल सपना देखते हैं। स्टीव ने अपनी ज़िंदगी की सफलता की 3 कहानियाँ सुनाई थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सभागृह में 12 जून 2005 को उपस्थित छात्र छात्राओं को सुना रहे थे। ये कहानियाँ मात्र कहानी नहीं है, वरन एक आदमी को आगे बढ़ने और कामयाबी के शिखर पर पहुँचने के जीवन मंत्र हैं, जिन्हें पढ़कर कोई भी अपने आसमान को छू सकता है। मैं यहाँ स्टीव जॉब्स की तीनों कहानियाँ उन्हीं की जवानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कहानी कॉलेज ड्रॉप आउट की। मैं रीड कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने आया था, लेकिन मैंने 6 माह बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। यद्यपि यहाँ पर मैं आगे 1 माह तक और बना रहा, लेकिन बाद में पढ़ाई छोड़ दी। रीड कॉलेज आने का मेरा मकसद था। वास्तव में मेरी स्नातक की पढ़ाई का ताना बाना मेरे जन्म से पूर्व ही बुना जा चुका था। मेरी जन्मदायी माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और उन्होंने मुझे किसी अन्य को गोद देने का फैसला किया था। उनके मन में यह विचार था कि उनके बच्चे को गोद लेने वाले दंपति ग्रेजुएट हो, और मेरे जन्म से पहले ही यह तय हो गया था कि एक वकील दंपति मुझे गोद लेंगे। जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने मुझे गोद नहीं लिया, क्योंकि वे लड़की को गोद लेना चाहते थे। इसके बाद दूसरे नंबर के आवेदनकर्ता मेरे वर्तमान माता पिता को आधी रात को सूचित किया गया था कि क्या वे लड़का गोद लेना चाहेंगे। उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन जब मेरी जन्म देने वाली माँ को पता लगा कि गोद लेने वाले दंपति ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने गोदनामे के कागज़ों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बाद में वे गोद देने के लिए इस शर्त पर राजी हुई कि मेरे पालक माता पिता मुझे कॉलेज भेजेंगे। उसी शर्त को निभाने के लिए 17 वर्षों बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने जानबूझकर स्टैनफोर्ड जैसा महंगा कॉलेज ही चुना, और मेरे कामगार माता पिता की जोड़ी हुई पूंजी मेरी फीस के रूप में खर्च होने लगी। 6 माह बाद ही मुझे लगने लगा कि पढ़ाई का कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मुझे यही पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है और इस कॉलेज की पढ़ाई ज़िंदगी में क्या काम आएगी। इधर मैंने अपने माता पिता की सारी जमा पूंजी को खर्च कर दिया था, इसीलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और भरोसा रखा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यद्यपि उस समय यह फैसला बड़ा डरावना था, लेकिन बाद में मेरे अच्छे फैसलों में इस फैसले की भी गिनती हुई। कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे लिए क्लास में जाने का प्रतिबंध हट गया। मेरे पास रहने का कमरा नहीं था। मैं अपने मित्र के कमरे में ज़मीन पर सोता था। खाने के लिए मैं कोक की खाली बोतलें बेचता था और अच्छा खाने के लालच में प्रत्येक रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, जहाँ पर सप्ताह में 1 दिन मुफ्त भोजन मिलता था। उन दिनों रीड कॉलेज में कैलीग्राफी की सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज परिसर में लगे पोस्टर खूबसूरती से कैलीग्राफ होते थे। मेरी कैलीग्राफी सीखने की इच्छा हुई। चूँकि मुझे अब स्नातक कक्षाओं में जाना नहीं था, अतः मैंने कैलीग्राफी की कक्षा में प्रवेश ले लिया। यहाँ पर विभिन्न टाइपफेसों के बारे में बारीकियाँ सीखी और महसूस किया कि यह कला किसी भी साइंस की तुलना में अधिक सुंदर और आकर्षक है। यद्यपि इनकी मेरे जीवन में उपयोग आने की संभावना नहीं थी, लेकिन 10 वर्षों के बाद जब मैंने अपने पहले मैकिन्टोश कंप्यूटर को डिज़ाइन किया, तो यह सारा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें इतनी सुंदर टाइपोग्राफी थी। आज मैं महसूस करता हूँ कि यदि मैंने इस कोर्स को नहीं किया होता
तो मैं का मल्टीपल टाइप फेस इतना सुंदर नहीं होता। जब मैं कॉलेज में था तब भविष्य को देखकर इन बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आता है कि आप कभी भी भविष्य में झांक कर इन बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते। आप केवल भूतकाल को ही देखकर इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आज जो कुछ हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जुड़ जाएगा। आपको किसी न किसी चीज़ पर तो विश्वास करना ही होगा, अपने साहस पर, अपनी किस्मत पर, अपनी ज़िंदगी या फिर अपने कर्म पर, क्योंकि इस बात पर विश्वास करना कि आगे चलकर ये बिंदु जुड़ेंगे आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा, तब भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे। दूसरी कहानी प्यार और नुकसान की। मैं भाग्यशाली था कि जीवन में मुझे जो कुछ भी करना था उसकी जानकारी मुझे काफ़ी पहले मिल गई थी। वोज और मैंने एप्पल की कहानी को अपने घर की गैराज में शुरू किया था और तब मैं कुल 20 वर्ष का था। हमने कड़ी मेहनत की और अगले 10 वर्षों में ही एप्पल मात्र 2 लोगों द्वारा शुरू की गई कंपनी 2 अरब डॉलर और 4,000 कर्मचारियों की बन गई। तब हमने अपना सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैकिन्टोश जारी किया। उससे 1 वर्ष पहले ही मैंने अपनी 30वीं सालगिरह मनाई थी और इसके बाद मुझे एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि जब एप्पल कंपनी मैंने ही शुरू की थी तो फिर मुझे कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि जैसे जैसे एप्पल कंपनी बढ़ती गई वैसे ही वैसे उसका प्रबंध मुश्किल होता गया। अतः मैंने अपने से ज़्यादा होशियार व्यक्ति को कंपनी चलाने के लिए रख लिया। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद के वर्षों में भविष्य की योजनाओं को लेकर मतभेद बढ़ते रहे और अंत में विवाद हो गया। हमारे विवाद के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका पक्ष लिया और मैं 30 वर्ष की आयु में कंपनी से बाहर हो गया। मैंने अपने जीवन में जिस पर सब कुछ लगा दिया था वह जा चुकी थी। यह बहुत निराशाजनक बात थी। इसके कुछ महीनों बाद तक मुझे यही नहीं सूझा कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने पहली पीढ़ी के उद्यमियों को निराश किया है। जब छड़ी मुझे थमाई जा रही थी तब मैंने उसे गिरा दिया। मैं डेविड पेकार्ड और बॉब नायस से मिला और उनसे खेद जताने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से विफल हो गया था। एक बार तो मैंने सिलिकॉन वैली से भाग निकलने की भी सोची, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा था और मुझे वही सब कुछ अच्छा लगने लगा था जो कभी अच्छा नहीं लगता था। इस बीच एप्पल में कुछ बदलाव नहीं आया, अतः मैंने सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अगले 5 वर्षों के दौरान मैंने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की कंपनियां शुरू की और मुझे एक सुंदर महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म राय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। आगे एक असाधारण घटनाक्रम के तहत एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में आ गया। हमने नेक्स्ट में जो तकनीक विकसित की थी वह वर्तमान में एप्पल के पुनर्जीवन की आधारशिला सिद्ध हुई। इसी के साथ लॉरेन पावेल और मेरा परिवार बढ़ा। मैं यह बात सुनिश्चित तौर पर मानता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो आज जो हो रहा है वह कुछ भी नहीं हो रहा होता। यह स्वाद में एक बुरी और कड़वी दवा थी, लेकिन उस समय के मरीज को इसकी सख्त ज़रूरत थी। कभी कभी आपको ज़िंदगी में ठोकरें भी खानी पड़ती है, लेकिन हिम्मत न हारें। मुझे विश्वास है कि जिस चीज़ ने मुझे लगातार क्रियाशील बनाए रखा
वह अपने काम के प्रति मेरा प्यार था। आपको जीवन में यह पता लगाना होता है कि आप किस काम से प्यार करते हैं। यह बात काम को लेकर उतनी ही सच है जितनी जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर होती है। आपका काम एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन के एक बड़े खाली हिस्सों को भरता है। कोई महान काम करने की एकमात्र शर्त यही है कि आप अपने काम से प्यार करें। अगर आपको इसका पता नहीं है तो पता लगाते रहिए। दिल के सारे मामलों में आपको पता लगेगा कि यह आपको कब मिलेगा। जैसे जैसे समय निकलता जाता है इसके साथ आपका रिश्ता बेहतर होता जाता है। इसलिए रुके नहीं वरन इसकी खोज करते रहें। तीसरी कहानी मौत के बारे में। जब मैं 15 वर्ष का था तब मैंने एक कथन पढ़ा था, अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझकर जीते हैं तो किसी दिन आप निश्चित रूप से सही सिद्ध होंगे। और इस कथन का मुझ पर असर पड़ा। अपने जीवन के पिछले 33 वर्षों में मैंने प्रत्येक दिन शीशे में अपने आप को देखा और अपने आप से पूछा कि अगर यह दिन जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वह सब करूँगा जो कि मुझे आज करना है। और जब कई दिनों तक इसका उत्तर नकारात्मक रहा तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है। मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले करते समय मौत के विचार को सबसे महत्वपूर्ण औजार बनाया, क्योंकि मौत के सामने सभी बाहरी उम्मीदें, सारा घमंड, असफलता या व्याकुलता का डर समाप्त हो जाता है और जो कुछ बचता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि जब आप याद रखते हैं कि आप मरने वाले हैं तो आपका इस बात का सारा भय समाप्त हो जाता है कि आप कुछ खोने वाले हैं। इस प्रकार जब आप पहले से ही नंगे हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की बात न सुनें। आज से करीब 1 साल पहले पता लगा कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 में मेरा टेस्ट हुआ जिसमें साफ दिख रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टर ने बड़े यकीन के साथ बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और अब मैं 3 से 6 माह का ही मेहमान हूँ। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और घर को व्यवस्थित कर लूँ, अर्थात मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊँ। डॉक्टर ने यह भी कहा कि जो बात आप अपने बच्चों को अगले 10 साल में बताने वाले हो वह काम उसे अगले कुछ महीनों में ही कर लीजिए ताकि परिवार को कम से कम परेशानी हो, अर्थात आप सबको अलविदा कह दीजिए। इस परीक्षण के साथ मेरा पूरा दिन बीत गया। शाम को मेरी बायोप्सी हुई। डॉक्टर ने भरोसा दिया कि यह एक ऐसा कैंसर है जो सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। मैं इससे पहले मौत के इतना करीब भी नहीं पहुँचा और उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दशकों तक पहुँचूँगा भी नहीं। यह सब देखने के बाद अब मैं और अधिक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मौत एक आदर्श स्थिति है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते। फिर भी मौत वह गंतव्य है जहाँ न चाहते हुए भी आपको जाना होगा। इससे आज तक कोई नहीं बचा है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि शायद मौत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। मौत ही ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है। वैसे इस समय आप लोग नए हैं परंतु ज़्यादा नहीं। कुछ समय में आप भी पूरे हो जाएंगे और आपको भी इसी रास्ते से गुजरना होगा और यही सच्चाई है। आपका समय सीमित है, अतः इसे किसी और की ज़िंदगी की तरह जीकर व्यर्थ न करें। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत डूबने दीजिए।
आपकी अंतरात्मा पहले से ही जानती है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब तो गौन है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन हुआ करता था जिसका नाम द होल अर्थ कैटलॉग था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नाम के व्यक्ति ने प्रकाशित किया था, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मेरी पीढ़ी में यह कैटलॉग बाइबल की तरह से पढ़ा जाता था। स्टुअर्ट ने इसे कवि वाला स्वरूप देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। उस समय कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। पूरी सूची टंकर मशीन, कैंची और पोलारॉइड कैमरे की मदद से बनाई जाती थी। यह कुछ कुछ वैसा ही था जैसे गूगल को एक किताब के रूप में कर दिया गया हो, वह भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह कैटलॉग महान विचारों और अच्छी चीज़ों से भरा हुआ एक आदर्श था। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने इस कैटलॉग के कई संस्करण निकाले। जब इसका अंतिम संस्करण निकला तो उसके पिछले कवर पेज पर किसी गांव की सड़क का दृश्य था और इस तस्वीर के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह शायद उनका विदाई और आखिरी संदेश था। मैंने अपने लिए यह हमेशा यही तमन्ना की है और अब आप लोग यहाँ से पास होकर निकल रहे हैं, तब मैं आपसे भी यही आशा करता हूँ कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश। अर्थात कभी न सोचें कि आपने सब कुछ पा लिया है और सब कुछ जान लिया है। ज्ञान के लिए हमेशा भूखे रहिए और जानकारी के लिए मूर्ख बने रहिए। धन्यवाद।